हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। एंड मैक्सवेल ने क्या बोला था? ठीक है, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो मैक्सवेल ने बोला था कि हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच में, उनको क्या बोल सकते हैं? डीएन, है ना? तो डीएन क्या था? डीएन के लिए जो हमने इक्वेशन दी थी वो क्या थी? इट वॉज 4 पाई एन। जैसे हमने बताया था कि इक्वेशन याद नहीं रखना, है ना? तो इक्वेशन क्या था? इट वॉज 4 पाई एन देन एम अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू 3/2। इसके बाद क्या था? इसके बाद था ई रेज टू माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2 RT, है ना? एंड इसके अलावा था यू स्क्वायर इंटू डी यू। यही था क्या? ठीक है। अब देखो, इसको यूज करके ग्राफ बनाया जाएगा। तो कैसे बनाया जाएगा? तो यहाँ पर देखो, हम अभी एक्चुअली क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ जो है, दो ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ हम डी एन बाई डी यू, यहाँ से डी एन बाई डी यू क्या आएगा? डी यू को नीचे ले लिया तो 4 पाई एन इंटू एम अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू 3/2 e raised to power minus mu square upon 2 RT एंड यू स्क्वायर। ठीक है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? डी एन बाई डी यू वर्सेज यू, ये ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, डी एन बाई डी यू वर्सेज यू ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखो, यहाँ पर यू को चेंज करने पर डी एन बाई डी यू कैसे चेंज हो रहा है? तो ये वाला पार्ट तो कॉन्स्टेंट है, स्टार्टिंग वाला। दिस पार्ट इज कॉन्स्टेंट, इसमें तो यू है ही नहीं। तो यू किस पार्ट में? एक तो ई रेस टू माइनस पावर वाले पार्ट में, और एक यू स्क्वायर वाले पार्ट में। हाँ, ये दो ही पार्ट में यू है। अच्छा, यू स्क्वायर जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हम यू की वैल्यू बढ़ाते हैं तो यू स्क्वायर जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। ओके, तो यू की वैल्यू बढ़ाने पर यू स्क्वायर बढ़ता है। एंड यू की वैल्यू बढ़ाने पर देखो, ये ई रेस टू माइनस पावर, ई रेस टू माइनस पावर मतलब एक्चुअली ये ऐसा कुछ है ना? तो यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, है ना? ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है क्या होगी? डिक्रीज। ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर दो फंक्शन है, एक यू स्क्वायर वाला फंक्शन है और एक ई रेस टू माइनस वाला फंक्शन। ठीक है। तो यू स्क्वायर जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वजह से वैल्यू बढ़ेगी। एंड ई रेस टू माइनस पावर वाले फंक्शन की वजह से वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, ये पर्टिकुलर वेलोसिटी तक यू स्क्वायर डोमिनेट करेगा। एंड उसके बाद में ई रेस टू माइनस वाला पावर डोमिनेट करने लग जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वैल्यू बढ़ेगी जब तक यू स्क्वायर डोमिनेट करेगा, और जैसे ही ई रेस टू माइनस वाला डोमिनेट करने लगेगा तो वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो देखो कैसा आएगा। अच्छा, यू की वैल्यू जीरो करने पर ये वाला फंक्शन जीरो हुआ ही नहीं हुआ? अगर हम यू की वैल्यू जीरो करते तो यू स्क्वायर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर जीरो आ जाएगा तो ऑब्वियसली डी एन बाई डी यू भी जीरो आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यू की वैल्यू इन्फिनिटी करने पर ये वाला पार्ट, ई रेस टू माइनस वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ है ना, ई रेस टू माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यू की वैल्यू इन्फिनिटी किया तो ये इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी है तो ई रेस टू पावर पूरा इन्फिनिटी हो गया। तो 1/∞ क्या आया? जीरो आया।
तो ये जो है ये u इक्वल टू 0 पर भी पूरा फंक्शन जो है 0 हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन जो है u इक्वल टू 0 पर 0 होगा, वो किसकी वजह से होगा, यू स्क्वायर की वजह से। एंड ये पूरा फंक्शन जो है 0 इंफिनिटी पर भी होगा, पूरा फंक्शन 0 इंफिनिटी पर भी होगा, किसकी वजह से होगा, ई रेस टू माइनस एम यू स्क्वायर की वजह से, है ना। तो 0 पर भी dn बाई डी यू 0 आ रही है, और dn बाई डी यू जो है 0 इंफिनिटी पर भी आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या आ जाएगा, तो एक मैंने जैसे बताया कि स्टार्टिंग 0 से होगी, इसके अलावा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ये डोमिनेट करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक यू स्क्वायर के इंक्रीज होने की वजह से ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी, एंड देन ये ई रेस टू माइनस डोमिनेट करने लगेगा, तो वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से आ, ठीक है, ऐसा ग्राफ आ जाए, कर्व टाइप से इंक्रीज हो रहा है और बाद में डिक्रीज। ओके, so this is dn by du versus u graph. Okay, this is dn by du versus u graph. तो ये ग्राफ हमें क्या देता है, इन्फिनिटी पे जाके वापस 0 होना याद रखना। तो ये ग्राफ जो है हमें क्या बताता है, पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम एरिया निकालेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम एरिया देखेंगे या पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ग्राफ क्या बताएगा। यस, कैपिटल एम इज ऑब्वियसली मोलार मास है मॉलिक्यूल का, नॉट मास। कैपिटल एम इज मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल, एंड कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये सर्जिल हमें एक क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं, हमें बस एक ग्राफ का शेप पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा आता है। ये सारी दिस इज फर्स्ट पेज, तो ऐसा ग्राफ आता है याद, dn बाई डी यू वर्सेज यू का ऐसा ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ जो है dn बाई डी यू वर्सेज यू हमें क्या देता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर तुम एरिया निकालने की तैयारी करते हो, एक छोटा सा एक इंटरवल ले लो, ठीक है, एक छोटा सा हमने इंटरवल ले लिया डी, ये छोटा सा इंटरवल डी यू है। यहाँ पर ये हमें क्या बताता है, ठीक है, यहाँ पर ये ग्राफ जो है क्या बताएगा। तो इस छोटे से इंटरवल डी यू में ये वाला जो है ये क्या होगा, या हम बोल सकते हैं ये क्या बताएगा। तो देखो एरिया क्या हो गया बताओ, छोटे से इंटरवल डी यू का एरिया क्या हो गया, एक तरह से रेक्टेंगल जैसा बन रहा है ना। तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एक साइड जो है वो dn बाई डी यू हो गया, और दूसरा साइड जो है वो क्या हो गया, डी यू हो गया। तो dn बाई डी यू को जब डी यू से मल्टीप्लाई किया तो डी यू से डी यू कैंसिल आउट, तो एरिया क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है dn, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें ये ग्राफ क्या बताता है, dn के बारे में बताता है। और dn क्या है, व्हाट इज dn, याद रखना है dn हमने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, dn वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन u एंड u प्लस t, ठीक है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बताएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच, ओके। तो ये तो पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अगर हमें एरिया अंडर द कर्व लेना है, पूरा एरिया अगर हमें ले ले, एरिया अंडर द कर्व, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, या पूरे एरिया को सम करना है। तो इट इज सम ऑफ dn, अगर हमें पूरा एरिया अंडर द कर्व चाहिए, पूरा चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो dn है इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, समेशन ऑफ dn आ जाएगा, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया क्या है, dn, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया जो है वो dn है, लेकिन हमें पूरा अगर एरिया अंडर द कर्व लेना है तो क्या हो जाएगा, इट इज समेशन ऑफ dn। व्हाट इज समेशन ऑफ dn, व्हाट वाज dn, dn वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच। तो अगर इस टाइप से सारे मॉलिक्यूल्स को ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस टाइप से सारे मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा ना, ओके। तो याद रखना इसका एरिया अंडर द कर्व जो होगा ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। एरिया अंडर द कर्व क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया।
ओके, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि ग्राफ का शेप कैसा है, dn बाई डी यू वर्सेज यू, ग्राफ का शेप ऐसा होता है। और पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम एरिया देखेंगे तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया क्या बता रहा है, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें ये जो है ये क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी है, यू एंड यू प्लस डी यू वाली वेलोसिटी। ठीक है, तो इस यू एंड यू प्लस डी यू वाली वेलोसिटी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें बताता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्राफ। ठीक है, एंड पूरा अगर हम एरिया अंडर द कर्व ले लेते हैं तो पूरा एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। नाउ लिखो एंड ग्राफ भी बनाओ। तो हमें ग्राफ याद रखना है कैसा होता है ग्राफ का शेप, इसके अलावा पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया याद रखना है कि क्या होगा, एंड पूरा एरिया अंडर द कर्व क्या होगा वो भी याद। दक्ष ऑब्वियसली स्टार्टिंग में पॉजिटिव स्लोप रहेगी ना, जब तक वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी तब तक पॉजिटिव स्लोप रहेगी, एंड जैसे ही वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी तो नेगेटिव स्लोप आएगी। बोलो। सर लाइक दिस इज अ dn by du versus u का ग्राफ ना, तो लाइक हाँ, स्लोप शुड बी dn by du स्क्वायर। और यस, डी एन बाई डी यू का डिफरेंशिएशन मतलब डी स्क्वायर एन अपॉन डी यू स्क्वायर ना, डी एन बाई डी यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू, दैट विल बी स्लोप ना। जैसे वाई वर्सेज एक्स ग्राफ का स्लोप क्या होता है, इट इज डी वाई बाई डी एक्स ना। हाँ हाँ यस। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे n के सामने और u के सामने जो d है दैट इज नॉट डिफरेंशिएशन एंड दैट इज लाइक डेल्टा। यस, ये जो डी है ये हमारे पास क्या है, वेरी स्मॉल नंबर वाला पार्ट है, एक तरह से देखा जाए। फिर ओके, हाउ मतलब विल द इक्वेशन लुक? इक्वेशन लुक, तो इक्वेशन यही तो है ना, और इक्वेशन लुक मतलब क्या बोल रहा नहीं है। नहीं, स्लोप वाला वो कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली लाइक अगर तू इसको पी बोल देता है, लाइक अगर दिस इज पी, ठीक है, सो डी पी बाई डी यू विल बी स्लो। हाँ यस सर, एंड देन u नीचे आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में। नहीं, वो तो डिफरेंशिएट करोगे ना, तो डिफरेंशिएट में तो ये वाला यू यू वाला पार्ट जो है डिफरेंशिएट करना है, तो डी एन बाई डी, सर डी पी बाई डी यू है ना, तो ये जो पी है ये वाला फंक्शन इसको विद रिस्पेक्ट टू वो यू डिफरेंशिएट करोगे। डिवीजन वाला रूल लगाएंगे, क्या, डिवीजन वाला रूल दैट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वही लगे। ओके ओके। तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक इसको तुम अगर एफ बोलते हो, इसको जी बोलते हो, तो एफ इंटू जी का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक को कांस्टेंट रखोगे, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट। लिखो फिर आगे चलते हैं। अर्शिल ग्राफ कैसे ड्रॉ किया एक बार फिर से बताइए। ग्राफ देखो अर्शिल, मैंने क्या बताया, हमारे पास दो फंक्शन, ठीक है, डी एन बाई डी यू जो है यू पे डिपेंड कैसे कर रहा है, एक तो इस फंक्शन से और एक तो इस फंक्शन। तो अब अगर यू की वैल्यू जीरो अगर तुम कर देते हो, यू की वैल्यू अगर जीरो कर देते हो, ठीक है, तो ये वाला जो है यू स्क्वायर वाला ये जीरो आ जाए। ठीक है, सो यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो है कब, एट यू इक्वल टू जीरो। एंड अगर तुम u की वैल्यू इंफिनिटी कर देते हो तो e रेज टू माइनस वाला पार्ट जो है वो जीरो आ जाता है। ठीक है, सो ये वाला पार्ट जो है ये जीरो होगा कब, एट u इक्वल टू इंफिनिटी। तो मतलब u इक्वल टू जीरो पर भी पूरा फंक्शन जीरो रहेगा, एंड u इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी पूरा फंक्शन जीरो होगा। इसलिए देखो u इक्वल टू जीरो पर
जीरो लिया है और u इन्फिनिटी तो हम दिखाई नहीं सकते, तो हम बट बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके ये क्या हो जाएगा, दोनों जगह जीरो है। तो बीच में कैसा ग्राफ रहेगा, तो बीच में मतलब क्या है कि ये यू स्क्वायर जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन और ई रेज टू माइनस वाला जो है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ये यू स्क्वायर डोमिनेट करेगा, तो जब तक वो डोमिनेट करेगा तब तक वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू बढ़ रही है एंड इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद ये ई रेज टू माइनस वाला डोमिनेट करने लग जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई वैल्यू फिर डिक्रीज होने लग जाएगी और इन्फिनिटी पे जाके जीरो। समझ आया? हाँ, तो यू का स्क्वायर है तो क्या प्रॉब्लम हो गई भाई हर्षिल, यू स्क्वायर है तो क्या प्रॉब्लम हो गई, यू स्क्वायर होने से प्रॉब्लम क्या हो गई? हम बोल रहे हैं ना कि यू स्क्वायर जो है, अबे नहीं ना, एक पर्टिकुलर के बाद ई रेज टू माइनस वाला डोमिनेट करने लग जाएगा ना, उसमें भी तो यू स्क्वायर ही आ रहा है ना, स्टार्टिंग में यू स्क्वायर डोमिनेट करेगा। इसको तुम ऐसे सोचो ना यार, इसको तुम ऐसे सोचो कि जब मैं यू को इन्फिनिटी कर रहा हूँ तो ये पूरा फंक्शन किसकी वजह से जीरो हुआ, यू को इन्फिनिटी करने पर ये वाला ई रेज टू माइनस जीरो हो गया ना, और अगर ई रेज टू माइनस वाला पार्ट जीरो हो गया तो पूरा फंक्शन भी तो जीरो हो गया ना। तो यू को इन्फिनिटी करने पर ई रेज टू माइनस वाला पार्ट जीरो हुआ और उसकी वजह से पूरा फंक्शन जीरो हुआ। तो डोमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और u इक्वल टू जीरो करने पर, u इक्वल टू जीरो करने पर यू स्क्वायर जीरो हो गया और इसकी वजह से पूरा फंक्शन जीरो हो गया। तो यहां से भी तुम देख सकते हो यार, एट लोअर वैल्यू यू स्क्वायर डोमिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एट u इक्वल टू जीरो को लेने पर ये पूरा फंक्शन यू स्क्वायर की वजह से जीरो होगा, मतलब एट लोअर वैल्यू यू स्क्वायर डोमिनेट करेगा एंड यू को इन्फिनिटी करने पर ये पूरा फंक्शन किसकी वजह से जीरो हुआ, ई रेज टू माइनस वाले की वजह से जीरो। मतलब एट हायर वैल्यू ऑफ यू ई स्क्वायर मतलब ई रेज टू पावर वाला जो है वो डोमिनेट करेगा। समझ आया? तो ऐसे भी इसको सोच सकते हो। ओके, पूरा फंक्शन जीरो हो रहा है एट यू इक्वल टू जीरो किसकी वजह से, यू स्क्वायर की वजह से, मतलब लोअर वैल्यू पर यू स्क्वायर डोमिनेट कर रहा है एंड पूरा फंक्शन जो है जीरो हो रहा है यू इक्वल टू इन्फिनिटी पर किसकी वजह से, ई रेज टू माइनस वाले की वजह से। दैट्स वाई हायर वैल्यू पर ई रेज टू माइनस वाला डोमिनेट हो रहा है। बोलो। Sir, वो area under the curve should be integral of dn, no, like 0 to infinity. यस ऑब्वियसली, मतलब जीरो टू जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो तो सम ऑफ मॉलिक्यूल आ गया ना, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम इंटीग्रल भी बाहर लिख सकते हैं ना समेशन की जगह। व्हाट इज इंटीग्रेशन, इट इज सम ना, इंटीग्रेशन हाँ क्या हाँ, होता है, इट इज सम ना, तो समेशन ऑफ डीएन मींस इंटीग्रेशन ही है वो। अच्छा ओके ओके सर। जितने भी मॉलिक्यूल्स है व्हाट इज समेशन ऑफ डीएन मींस जितने भी मॉलिक्यूल है सबको ऐड कर दो। हर्षिल, जब हम एरिया बात करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट एरिया बात करें तो ये वाला एरिया बताया जो हमने बताया दिखाया है, वो ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये जो एरिया ये है डीएन बाय डी, स्मॉल इंटरवल, है वेरी स्मॉल इंटरवल डी। ठीक है, बहुत छोटा इंटरवल है, जैसे लास्ट लेक्चर हमने बताया था 300 एंड 301 एग्जांपल लेके बोला था कि 300 एंड 301 मीटर पर सेकंड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स है ना। तो इस तरह से वो चीज बताएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ये ग्राफ। तो वेरी स्मॉल इंटरवल है, उस वेरी स्मॉल इंटरवल का एरिया है। बोलो। सर दैट स्मॉल एरिया जो आपने निकाला है उसमें जो ट्रायंगुलर पार्ट है ऊपर वो आपने निगलेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली मतलब उसका तो कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो जो ओके वेरी स्मॉल इंटरवल है ना, तो वो तो क्या है कि यहाँ पर तो स्मॉल इंटरवल उतना दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। ओके ओके सर। यहाँ पर तो मतलब हमने ग्राफ ग्राफ जो है वो उसके कंपैरिजन में तो स्मॉल इंटरवल नहीं रहा ना,
ग्राफ हमारा इतना है और उसमें हम जस्ट इतना पार्ट ले लिए तो इतना स्मॉल इंटरवल तो नहीं रहा है ना, वेरी स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो तब जब वेरी स्मॉल इंटरवल लेंगे तो वो अ, ये वाला जो पार्ट है इसका कोई मीनिंग होगा, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल जैसा ही दिखेगा। बोलो। तो वो जो जो अपने डी लिया उसका टॉप मोस्ट पार्ट क्या कहाँ पर होगा, मतलब अगर डी एन वाई एक्सिस पे देखा है तो? ये है ना यार, ये ग्राफ है ना, ये सर ये एरिया है ना, तो ये एरिया तो दिस इज डी एन बाई डी यू एंड दिस इज डी यू, तो रेक्टेंगल आया है ना ये। हाँ सर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ ठीक है। हाँ सर, तो इससे मालूम पड़ता है इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं ना, ये खाली इतने एरिया में। हाँ हाँ, इतने एरिया में मॉलिक्यूल मतलब कि ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच। ओके सर, एंड टोटल एरिया में पूरा सब पूरा काउंट होता है वो हाँ, जब वेलोसिटी। पूरा एरिया अंडर द कर्व ले लेंगे, मतलब कि पूरा ले लेंगे, तो वो हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ। तो सर ठीक है, उसमें वेलोसिटी डिपेंड करता है क्या वो पूरे एरिया में? पूरे एरिया में क्या? जैसे अपन डी लेते हैं तो 300 और 301, हाँ तो तो उसमें कितने पूरा मॉलिक्यूल्स है? पूरा एरिया आ गया ना, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल सब हो गए ना, तो सब मॉलिक्यूल में सब टाइप की वेलोसिटी है ना, मतलब यहाँ जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की वेलोसिटी सारे आ रहे हैं। ओके सर। ये पूरा हम पूरा एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं, तो पूरा एरिया अंडर द कर्व मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की जितनी वेलोसिटी हो वो सारे मॉलिक्यूल। ओके सर, थैंक यू सर। बोलो। सर आपने बोला dn by du is not differentiation, but like it should be differentiation only ना, क्योंकि फिर do और du फिर cancel कैसे होगा, like in the area वाला part? अरे यार, dn बाई डी यू जो है ये, मतलब हम जो ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ में हमने ग्राफ जो है dn बाई डी यू वर्सेज यू बनाया है। Yes sir, तो dn by du is differentiation only ना, and then u तो separate है। नहीं, उसमें dn बाई, देखो वो तो एक तरह से ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन जैसा ही है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि dn जो है ये क्या बता रहा है, वो अलग चीज बता रहा है, और du जो है वो स्मॉल इंटरवल है। बेसिकली दोनों ही स्मॉल स्मॉल इंटरवल है। dn भी एक तरह से स्मॉल इंटरवल वाला ही पार्ट है क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, और du जो है वो भी स्मॉल इंटरवल वाला ही पार्ट है, ठीक है। तो dn बाई डी ऑब्वियसली एक तरह से डिफरेंशिएशन जैसा ही हो गया ना, Yes क्योंकि yes, डिफरेंशिएशन में भी स्मॉल इंटरवल ही आता हाँ yes सर। और फिर हमने एरिया निकाला तो हमने लाइक वो किया ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो है। हाँ 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 हम ब्रेथ हाँ को du ले लिया फिर हाँ हाँ डिफरेंशिएशन। हाँ, क्योंकि वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, du हुआ। तो फिर डिफरेंशिएशन है ना dn by du, बट हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे हाँ, आगे। वही वही मैं बोल रहा हूँ कि एक तरह से डिफरेंशिएशन जैसा ही, बट वो हम इसको ऐसा नहीं बोल रहे कि यार एन को भी रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे हम बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। बट dn भी स्मॉल इंटरवल है, du भी स्मॉल इंटरवल है, तो फिर डिफरेंशिएशन में उसको भी तो सॉल्व नहीं स्मॉल किया इंटरवल ही आगे। होता है। क्यों सॉल्व करूँ, मतलब मुझे सॉल्व करने की क्या जरूरत है यहाँ? हाँ हाँ, ओके ओके। व्हाई शुड आई सॉल्व? मैं तो मुझे जस्ट यहाँ पर क्या है कि dn बाई डी यू वर्सेज यू ग्राफ बनाता था, ओके। मैं ऐसे थोड़ी मतलब यहाँ पर मतलब मैं क्यों सॉल्व करूँ, मतलब वो चीज है, मुझे वो सॉल्व करना ही नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पर dn बाई डी यू वर्सेज यू का ग्राफ बना रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने वो इक्वेशन लिखी है dn बाई डी यू की क्या है, ठीक है। ना आगे मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे और भी कुछ यहाँ पर वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं आगे बताता हूँ। इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया जा सकता है कुछ और चीजें निकालने के लिए। नो नो, हम एन वर्सेज यू ग्राफ बना ही नहीं रहे, हम यहाँ पर dn बाई डी यू वर्सेज यू ग्राफ बना रहे हैं। एक ग्राफ और बनाएंगे, वो दूसरी चीज होगी, बट एन वर्सेज यू ग्राफ नहीं।
देख लिया सबने? नाउ जैसे मैं बता रहा था, एक और हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो दूसरा ग्राफ हम बनाने वाले हैं यहाँ पर, वो है 1/n वाला। सो 1/n dn/du क्या हो जाएगा यार? तो 1/n dn/du क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली जस्ट इस वाले पार्ट को n से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज 4 पाई इंटू m अपॉन 2 पाई RT raised to 3/2, then e raised to power minus mu square upon 2 RT and then u square। ठीक है, दिस इज 1/n dn/du। ठीक है, तो अब देखो एक और ग्राफ मैंने बोला था हम बनाते हैं। सो ये ग्राफ है 1/n dn/du वर्सेज u। तो कुछ चेंज होगा कि ग्राफ का सेट? नहीं ना, क्योंकि अभी भी वैसा ही है ना यार, u स्क्वायर एंड e raised to minus mu square वाला पार्ट है ना। तो ग्राफ का शेप ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा, बट एरिया भी डिफरेंट आएगा। ठीक है, अभी एरिया जो है डिफरेंट होगा। तो नाउ व्हाट इज एरिया एट पर्टिकुलर पॉइंट, ये इन स्मॉल इंटरवल, क्या होगा ये वाला एरिया? ठीक है, सो एट पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम यहाँ पर एरिया देखते हैं तो इट इज 1/n dn/du। ठीक है, ये अपने पास लेंथ हो गया एंड ब्रेथ क्या हो गया? du। ठीक है, सो du से du कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास एरिया आ रहा है dn/n। ठीक है, सो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट अभी एरिया क्या आया? dn/n आया। नाउ व्हाट इज n? दैट्स ऑब्वियसली 1/n से दूसरे मतलब दोनों साइड हमने m से डिवाइड किया ना, तो राइट हैंड साइड में n बचा ही नहीं ना। राइट हैंड साइड में इधर देखो 4πn था, तो है ही नहीं अभी, है ना। ओके, सो एरिया क्या आ गया? अभी dn/n आ गया। नाउ व्हाट इज dn/n? अच्छा, व्हाट वाज dn? dn क्या था? dn था ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच। ठीक है, सो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में, उनको हम dn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम कर दें तो ऐसे मॉलिक्यूल का नंबर, जैसे मान लो हमारे पास टोटल मान लो 1000 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो 1000 मॉलिक्यूल्स में से मान लो 5 मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच। ठीक है, तो 5 को डिवाइड बाय अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में करता हूँ तो 5/1000 आया। तो नाउ व्हाट इज 5/1000? फ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर इंटरवल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक तरह से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ गया ना। ओके, सो dn/du जो है ये क्या बताता है? दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल having velocity between u and u plus du। ठीक है, व्हाट वाज dn? dn था ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में। तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्रैक्शन मिल जाएगा। ओके, तो dn/n जो है इट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट एरिया अंडर द कर्व? पूरा एरिया क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व, पूरा एरिया अगर हम लेंगे तो समेशन ऑफ dn/n या समेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो व्हाट इज समेशन ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का सम क्या होता है भाई? फ्रैक्शन का सम क्या होता है? इट इज 1। ठीक है, फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। ओके, सो इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो आ जाएगा 1। ओके, सो दोनों ग्राफ जो है उनका शेप एक जैसा ही है, बट दोनों ग्राफ अलग अलग चीजें बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला ग्राफ जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में। एंड सेकंड वाला ग्राफ जो है वो फ्रैक्शन वाला ग्राफ है, वो फ्रैक्शन बताता है ऐसे मॉलिक्यूल्स का जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच। इसके अलावा फर्स्ट वाले ग्राफ का अगर हम एरिया अंडर द कर्व की बात कर लें तो वो
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देता है, और सेकंड वाले ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 देता है। ओके, सो ग्राफ का शेप एक जैसा है बट वो अलग अलग चीजें बता रहे हैं। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। dn बाई एन का सम ना भाई, dn बाई एन का सम। तो समेशन ऑफ dn बाई एन क्या आएगा? 1 आएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया क्या है? dn बाई एन। तो पूरा एरिया करोगे तो मीन्स dn बाई एन का सम। यस वेदांत, यहाँ पर समेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व की बात करें तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा समेशन करना है ना, जीरो वेलोसिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तभी तो जहां जहां तक कर्व जा रहा है वहां तक। तो एरिया अंडर द कर्व, तो कर्व कहां से कहां तक जा रहा है? जीरो वेलोसिटी से इन्फिनिटी वेलोसिटी तक जा रहा है। तो पूरा एरिया लेना है। पूरा एरिया लोगे तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। नो अर्शिल, एरिया में डी तो आया ही नहीं ना। एरिया में डी कहाँ आया? एरिया में डी तो आया ही नहीं। एरिया में dn बाई एन आया। ओके, तो उसके समेशन में भी यू नहीं आएगा। Yes, that's mostly. बोलो। सर व्हाई डू वी टेक दैट dn by du into n? और पहले वाले में भी खाली dn by du, खाली dn ले चलेगा नहीं चलेगा? dn, अबे dn तो यार मतलब क्या बोल रहे हो? dn तो पहले था ना यार एरिया अंडर द कर्व। नहीं सर, वो एजेंडा का नहीं, y एक्सिस पे ग्राफ में बाई अपने एक्सिस पे पहले dn बाई du था, अभी 1 बाई n dn बाई du है। हाँ सर, खाली अपने dn लिया तो क्या होगा सर? खाली dn लेंगे तो नहीं बोल रहे ना, खाली dn लेंगे तो क्या मतलब उसके इसमें क्या बोल रहे हो? मतलब सर अपने du क्यों लिया था? नीचे डिनोमिनेटर में du क्यों शिफ्ट? क्योंकि हमें ये चीज चाहिए थी, हमें मतलब ये वाली चीज चाहिए एरिया में। अगर तुम यहाँ पर जस्ट dn वर्सेज du बनाते, मतलब dn वर्सेज u बनाते, तो एरिया जो है पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बताता है? dn इंटू du बताता है। ये वाला एक तरह से dn होता और ये वाला du होता, ठीक है। तो उसका कोई सिग्निफिकेंस था ही नहीं, dn इंटू du का सिग्निफिकेंस कुछ है ही नहीं। हमें क्या चाहिए था? हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन u एंड u प्लस du चाहिए था एरिया, जो कि dn, ठीक है। तो एरिया dn कब आ सकता था? जब लेंथ ये होती और ब्रेड्थ ये होती। तो सर dn du नहीं रहता क्या अपन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? नहीं होता, dn du थोड़ी होता है। हम लास्ट लेक्चर में बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में, दैट इज dn। या तो उसको मल्टीप्लाई बाय du करे तो हमको मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते, हमारे मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते क्या?
मल्टीप्लाई बाय डी करें तो क्या, तो थोड़ी वो थोड़ी उसको थोड़ी डिफाइन किया है कि दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डीएन जो है इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे रहा? हाँ सर, ओके। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डीएन डीएन इंटू डीयू को तुम बोल रहे हो कि सर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है क्या? वो कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए? डीएन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है एंड डीयू इज वेलोसिटी, तो ये मॉलिक्यूल इंटू वेलोसिटी आ गया ये तो। और सर उसमें दूसरे ग्राफ में एन को डालेंगे तो डीएन मिलेगा ना? एन को मीन्स हम लोग को फ्रैक्शन मिलेगा ना, एन डाला इसके लिए हमको फ्रैक्शन चाहिए था इसके लिए। हाँ एन एन बिकॉज एन मतलब हमें यहाँ पर फ्रैक्शन चाहिए था, दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड किया। ओके सर। दैट्स एन वर्सेज यू ग्राफ से तुम्हें कुछ इस टाइप का कुछ मिलेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है उसको ड्रॉ करके। हमें जो रिक्वायर्ड था वो हम चीजें यहाँ पर लेके आ रहे। यस दैट्स हो गया सबका? बोलो। सर यहाँ पे द ग्राफ विल रिमेन सेम बिकॉज 1 by n कैंसिल हो रहा है, दैट इज व्हाई। नहीं मतलब मेनली जो ग्राफ का शेप था वो यू स्क्वायर और ई रेज टू माइनस वाले की वजह से था ना, तो लास्ट टाइम वाले ग्राफ में भी था, अभी वाले ग्राफ में भी। नहीं लाइक हम दोनों को 1 by n से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल हो वन जाएगा। बाय एन से डिवाइड कर तो हाँ n से नहीं, जस्ट देखो डिफरेंस बस इस चीज में आएगा कि जो वैल्यूज हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि पहले हमारे पास मान लो पीक जो है वो मान लो 50 था, पीक पर वैल्यू मान लो 50 था, ठीक है। अभी मान लो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1000 है, तो पीक पर वैल्यू ये होगा। ओके, सो हाइट का डिफरेंस आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। दोनों अगर हम लाइक कंपेयर करेंगे तो शेप एक जैसा है, बट हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। मान लो पहले वाला ग्राफ ऐसे था, अभी वाला ग्राफ। सर पर दोनों साइड को सेम चीज से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो फर्क तो दोनों साइड पड़ना को नहीं कहाँ चाहिए। सेम चीज से डिवाइड किया यार? दोनों साइड को सेम चीज मतलब दोनों साइड को सेम चीज से डिवाइड करने का हम क्या बोल रहे हैं? एक तू इसको ऐसे सोचना है यार कि मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ वाई वर्सेज एक्स और एक बना रहा हूँ वाई वाई टू वर्सेज एक्स, तो ऑब्वियसली वाई वाई टू वर्सेज वाले एक्स की जो वैल्यू है ये कम रहेगी ना, मतलब हाइट में तो डिफरेंस आएगा ही नहीं आएगा। So like 2 will cancel now on both sides. अबे यार क्या बात करते तुम भी ना, टू विल कैंसिल ऑन बोथ साइड वो अलग चीज है, वो तो इक्वेशन लाने के लिए। जैसे मैं मान लो बोल रहा हूँ एक है अपने पास y इज इक्वल टू 2x, Yes. ठीक है, और एक है y वर्सेज x, तो दोनों ग्राफ जो है एक अलग टाइप से रहेंगे ना, एक जैसे थोड़ी। Yes sir. ठीक है, ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर है, एक y इक्वल टू x स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, जो सेकंड वाला ग्राफ है
उसका हाइट कम रहेगा, फर्स्ट वाले ग्राफ का हाइट ज्यादा रहेगा, है कि नहीं? तो फर्स्ट वाले ग्राफ में n आ रहा था, सेकंड वाले ग्राफ में n नहीं आ रहा है, मतलब n से डिवाइड कर दिया जाए। तो n से डिवाइड करके हमारे पास फंक्शन क्या आया है, ये वाला फंक्शन आया है। ठीक है, हो गया होगा सबका, आगे चलते हैं। सो अब देखो हमारे पास यहाँ पर हम वेलोसिटीज लेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी, जल्दी देखो श्रेयस। तो यहाँ पर अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पर VRMS, जिसको हम बोल रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज VRMS। तो देखो हमने तुम्हें बताया था कि हम बाद में तुम्हें बताएंगे डिफाइन कैसे होता है। तो VRMS इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस VN स्क्वायर डिवाइड बाय n एंड देन इसका रूट। तो VRMS जो है कुछ इस टाइप से डिफाइन। ओके, सो इट इज स्क्वायर का मीन एंड देन उसका रूट। ठीक है, हमने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, वी हैव टेकन स्क्वायर का मीन, वेलोसिटी का जो स्क्वायर उसका मीन लिया एंड देन उसका रूट कर दिया। तो दिस इज VRMS। ओके, तो नाउ इसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ये तो मतलब हमने बताया, समझाने के लिए बताया कि एक्चुअली VRMS है। ठीक है, नाउ इसे निकालने के लिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी दे दिया एंड देन VRMS निकाल लो, ऐसा नहीं करना है। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। ठीक है, अप्लाई करना ही नहीं होता है, ऐसे डिफाइन है। तो फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे, क्या करोगे, तुम्हें टेम्परेचर या मोलार मास वगैरह दिया जाता है। तो फॉर्मूला हमें टेम्परेचर एंड मोलार मास वगैरह के टर्म्स में लाना है। तो देखो याद है लास्ट लेक्चर हमने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताया था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, याद आया? तो वो क्या था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इट वाज हाफ m VRMS स्क्वायर, था ना, हाफ m VRMS स्क्वायर। एंड ये बाद में हमने किसके इक्वल बताया था, ये बाद में हमने 3/2 RT के RT/NA के इक्वल बताया था, याद आया क्या? हाफ m VRMS स्क्वायर एंड इट वाज इक्वल टू 3/2 RT/NA, याद आया? ओके, सो यहाँ से VRMS क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट विल बी VRMS? सो VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इट इज 3RT अपॉन small m into capital Na. What is small m? Small m is mass of one molecule, Na is Avogadro number. एक मॉलिक्यूल के मास को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मॉलिक्यूल के मास को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल का मास। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के मास को अगर हम 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा ना, मतलब मोलार मास। ओके, तो ये हमारे पास आ गया
CRT बाय कैपिटल M। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं VRMS जो है ये क्या हो गया, इट इज रूट ऑफ 3RT बाय M। ओके, तो हियर कैपिटल M इज मोलार। तो ये हमारे पास फर्स्ट वेलोसिटी आ गया है, बाकी वेलोसिटी भी निकालते हैं, पहले लिख ले। ठीक है, सो VRMS जो है इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा इट इज रूट ऑफ 3RT बाय M, जहां पर M क्या है, मोलार। बोलो दक्ष। Sir, like V1 square, V2 square, what are they? Like because at every V1 स्क्वायर instant, वेलोसिटी का स्क्वायर, V2 स्क्वायर इज आल्सो वेलोसिटी का स्क्वायर। but for different molecules, no? ऑब्वियसली, मतलब एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी V1 है, दूसरे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी V2 है, तीसरे Sir, मॉलिक्यूल का but वेलोसिटी V3 है। हर instant change होता है ना हर molecule का velocity. हाँ, तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ना, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट तो एक पर्टिकुलर का एक ही वैल्यू होगा। हाँ हाँ, तो और क्वेश्चन में जब थोड़े देते टाइम बाद हैं, दूसरे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डिफरेंट होगा। yes sir, sir, but in questions they give only one value of VRMS, no, like at that instant, that way. हाँ, तो बट VRMS विल रिमेन कांस्टेंट ना, अलग अलग मॉलिक्यूल का चेंज होता रहेगा, बट VRMS कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने पहले ही बताया ना, क्योंकि काइनेटिक Yes sir, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है ना, वो रोज चेंज होता है अगर टेम्परेचर चेंज yeah, होता yes sir, yes. है। सो अलग अलग, मतलब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनके वेलोसिटी चेंज होते रहेंगे, बट उनके जो एवरेज, मतलब एवरेज वाला, कौन सा एवरेज वाला, VRMS बात कर रहे हैं, तो वो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो like V1 is suppose greater at 1 second then to V2 दूसरे सेकंड बढ़ जाएगा V1 का हाँ, वैसे। वो आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे, जो भी है, तो एक बढ़ रहा है दूसरा कम होता रहेगा, तो एंड में जाके जो रूट करके जो आता है वो वैल्यू सेम ही आएगा, वो चेंज नहीं अच्छा, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है ना इसलिए। होगा। हाँ, वो तुमने पहले ही बताया ना। हाँ, ओके। हर्सिल velocity of all molecule is not equal to root of 3RT by M. It is RMS velocity, root mean square velocity. सारे मॉलिक्यूल का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ रहा है, जो भी एक तरह से एवरेज टाइप का ही है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है रूट ऑफ 3RT बाय M। अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी थोड़ी है, बट उनका जो VRMS है वो सेम माना जाएगा, जो कि ये रहे। वेदांत आर जो है, कैपिटल आर, वो गैस कांस्टेंट है ना, हमें वेलोसिटी के जनरली क्या चाहिए होगा, ऐसा यूनिट चाहिए होगा ना, मीटर पर सेकंड, तो इसलिए आर की भी क्या लेंगे, ऐसा यूनिट, जो कि 8.314।
ठीक है, तो ऐसा यूनिट वाला वैल्यू लेना होगा, RT/M तीनों का ऐसा यूनिट वाला वैल्यू लेना। ठीक है सबने? यस रिद्धि, बट लाइक करेंटली इसका पहले वाले पार्ट का कुछ ज्यादा यूज है नहीं, हमने जो कराया जस्ट कैपिटल आर जो है वो यूज हो रहा है पहले वाले पार्ट का, बाकी पहले वाले पार्ट का कुछ यूज है नहीं अभी। ठीक है, कैपिटल आर का वैल्यू हमने वैसे लास्ट लेक्चर में तुम्हें बता दिया क्या ही लेना। यस दैट्स हो गया सबका?
No, Arsil. Now this was first velocity. Root means square velocity. Now next velocity पर चलते हैं. तो next velocity जो है, it is most probable velocity. जिसको हम VMP बोल सकते हैं, most probable velocity. What is most probable velocity? So it is velocity possessed by maximum number of molecules. Okay. So velocity possessed by maximum number of molecules. So maximum number of molecules का जो velocity है, that is most probable velocity. Now maximum number of molecule का velocity या हम बोल सकते हैं velocity at peak point. ठीक है, ग्राफ जो है उसमें peak point पर जो velocity है वो भी most probable velocity है. क्यों? क्योंकि peak point जो है वहां पर क्या है, वहां पर maximum number of molecules है कि नहीं. ठीक है, तो peak point पर जो molecules है वो maximum है, तो वहां पर जो velocity होगा that is VMP, most probable velocity. ठीक है, पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बिकॉज पीक पॉइंट पर ही क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, तो वेलोसिटी एट पीक पॉइंट इन ग्राफ, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. जैसे एग्जांपल अगर हम इसका ऐसे ही लेते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, मान लो हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल का कुछ वेलोसिटी है. मान लो हमारे पास वेलोसिटी कुछ ऐसा है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना. हमने वेलोसिटी जो है वो कुछ ऐसे ले लिया, 5 हो गया, एक का 6 हो गया, एक का 9 हो गया, एक का 10 हो गया, एक का 6 हो गया, एक का 5 हो गया, एक का 8 हो गया, एक का 6 हो गया, देन एक का 7 हो गया और एक का 6 हो गया. तो बताओ VMP क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कौन सा है, बताओ यहाँ पर. मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वेलोसिटी यहाँ पर कौन सा है, 6. ओके, सो VMP क्या हो गया, 6 हो गया. वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका वेलोसिटी 6 है. ओके, टोटल हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स थे, उनको हमने ऐसे ऐसे मान लो एग्जांपल लेके वेलोसिटी लिख दिया. तो मोस्ट प्रोबेबल वाला वेलोसिटी यहाँ पर क्या आई, 6 आई. ओके, सो वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हम बोल सकते हैं कि जो पीक पॉइंट है ग्राफ का, उस पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या VMP. यस, मैथ्स में जो तुम ऑब्वियसली जो मॉड वर्ड जो भी बोल लेते हो, है ना, स्टैटिक्स वगैरह में तुमने यूज किया होगा शायद, वो वाला है. मिड मॉड मीडियम ऐसा कुछ होता है ना शायद मैथ्स में. ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ब्रैकेट, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कौन सा होगा, वही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है. तो ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ पर है, यहाँ पर. ठीक है, तो उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ओके, बाकी मैंने अलग से एग्जांपल लेके बताया. तो हमारे पास मान लो 10 मॉलिक्यूल है, उनका ये वेलोसिटी है. तो यहाँ पर देखो 5 वेलोसिटी कितने मॉलिक्यूल का है, 2 मॉलिक्यूल का. ठीक है, 6 वेलोसिटी कितने मॉलिक्यूल का है, 4 मॉलिक्यूल का. ठीक है, तो इस टाइप से जब हम देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 6 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वेलोसिटी.
ओके चले आगे। दैट्स एट हाईएस्ट पॉइंट यार हमारे पास क्या है, एक तरह से ग्राफ किसके बीच में है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेज वेलोसिटी के बीच में है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेज वेलोसिटी के बीच में है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ग्राफ क्या बता रहा है दैट्स, पहले वाला ग्राफ बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच में, एंड दूसरा वाला ग्राफ क्या बताता है, इट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच में। ओके सो बेसिकली एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ये ग्राफ क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है फर्स्ट वाला ग्राफ, जिनकी वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच में, बता रहा है कि नहीं बता रहा? ओके सो जितना बड़ा पीक होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल ना, क्योंकि एरिया उतना ज्यादा आएगा। तो एरिया उतना ज्यादा आएगा ना भाई, लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एरिया होगा कि नहीं होगा, बताओ ना। तो फिर तो पीक पॉइंट पर सबसे ज्यादा एरिया आएगा ना, मतलब पीक पॉइंट पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है कि नहीं है? ओके सो पीक पॉइंट पर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, हम बोल सकते हैं कि पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हो गया सबका? हाँ तो दैट्स वेरी स्मॉल इंटरवल है ना भाई, वो इट इज वेरी स्मॉल इंटरवल, तो वेरी स्मॉल इंटरवल की बात हो रही है। तो वेरी स्मॉल इंटरवल तो एक तरह से पॉइंट ही हो गया काइंड ऑफ। नाउ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, तो जैसा हमने बताया कि यार पीक पॉइंट हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ठीक है। और पीक पॉइंट पर यार क्या है, स्लोप जीरो है कि नहीं है? यस सर, हाईएस्ट पॉइंट या पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी मिलेगा वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगा। तो कैसे निकालें, तो पीक पॉइंट पर जो स्लोप है वो क्या है, जीरो है। ओके सो अगर हम डी एन बाई डी यू को डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दें तो हमें पता है कि एट पीक पॉइंट ये हम बोलेंगे कि एट वी एम पी क्या होगा, वन बाई एन, सॉरी वन बाई एन नहीं, डी एन बाई डी यू ले लेते हैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो डी एन बाई डी यू जो है इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, डी एन बाई डी यू जो है उसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा एट पीक पॉइंट, है ना। या सेकंड वाला ग्राफ का भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो डी एन बाई डी यू को विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करके जीरो अगर करोगे, क्योंकि मैक्सिमा निकाल रहे हैं। ओके सो डी एन बाई डी यू वर्सेज यू ग्राफ का मैक्सिमा कहाँ पर होगा, जहाँ पर डी एन बाई डी यू का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो डी एन बाई डी यू जो है उसको यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो यार। तो देखो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है ना, वो तो डिफ्रेंशिएट होगा ही नहीं, वो तो एज इट इज रख देते हैं उसको। तो 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू 3/2, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट रहा। इसके अलावा क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा और ये वाला पार्ट बचा ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पहले ई रेज टू आर लेको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। तो ई रेज टू माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT, ठीक है, एंड यू स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2u। फिर सेकंड वाले पार्ट को कांस्टेंट रखो और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, तो ई रेज टू माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
तो ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT का जो डिफरेंशिएशन है ये आ जाएगा माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT और क्या आएगा, क्या आता है डिफरेंशिएशन, ई रेस टू पावर माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका आ जाएगा माइनस एम अपॉन 2RT इंटू 2u इंटू 2u भी आएगा। तो फिर से एक बार लिख देते हैं, तो ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT तो कांस्टेंट रख लिया हमने, एंड यू स्क्वायर का क्या हो गया 2u हो गया। तो सेकंड वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, यू स्क्वायर को कांस्टेंट रख रहे हैं और ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये आएगा माइनस एम अपॉन 2RT इंटू 2u and then e raised to power minus mu square upon 2RT, ठीक है, and that should be equal to 0, ये 0 होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, e raised to power minus mu square upon 2RT को भी कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इज 4 pi n इंटू m अपॉन 2 pi RT। इसके अलावा u कॉमन आ जाएगा, 2u कॉमन आ जाएगा, एक्चुअली 2u कॉमन आ गया एंड ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT भी कॉमन आ गया। तो फर्स्ट वाले में जस्ट क्या बचा, 1 बचा, फर्स्ट वाले में क्या बचा, 1 बचा, याद रखना दिस इज 2u, ठीक है। हाँ, सो फर्स्ट वाले में जस्ट क्या बचेगा, 1 बचेगा, एंड सेकंड वाले में क्या बचेगा, सेकंड वाले में बचेगा माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT, इट शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो ये कहाँ कहाँ पर 0 हो सकता है, ये एक तो u इक्वल टू 0 होने पर 0 हो सकता है, तो वो हमें नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि u इक्वल टू 0 पर हमें पता स्लोप 0 है, तो वो पॉइंट हमें नहीं चाहिए। एक ये वाला पार्ट 0 हो, तो ये वाला पार्ट 0 कब होगा, जब u इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये होगा एट u इक्वल टू 0 पर, ये होगा एट u इक्वल टू इंफिनिटी पर, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो ये वाला पार्ट 0 कब होगा, तो इसको 0 कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, इट शुड बी इक्वल टू 0, तो एम यू स्क्वायर अपॉन 2RT शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से यू स्क्वायर क्या आ गया, ये यू क्या आ गया, चलो यू स्क्वायर देख लेते, यू स्क्वायर क्या आ गया, रूट ऑफ, सॉरी यू स्क्वायर आ गया 2RT अपॉन m, तो यू क्या आ जाएगा, इट इज रूट ऑफ 2RT बाय m, ओके। सो ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट VMP, ओके। तो VMP क्या आएगा, VMP इज रूट ऑफ 2RT by m, that is most probable velocity, ओके। सो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या VMP का फॉर्मूला आ गया। दैट्स यार ई रेस टू पावर माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन, ई रेस टू पावर माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के इंटू ई रेस टू पावर माइनस के एक्स होता है ना, होता है कि नहीं, दैट्स वाई फिर से आ गया है। हर्षिल व्हाई डिड वी डिफरेंशिएट, अरे हर्षिल पढ़ा नहीं है, मैक्सिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते ही नहीं करते, मैक्सिमा पॉइंट निकालने के लिए फिजिक्स में बताया होगा शायद, डिफरेंशिएट करते हैं ना, डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं, बताया हर्षिल ये चीज, तो वही किया, इसलिए हमने डिफरेंशिएट किया है।
यस वेदांत, डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। बट यार डिफरेंशिएट विद यू किया है हमने, डिफरेंशिएट विद क्या किया है, यू। 1/du के रेस्पेक्ट में थोड़ी डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट विद यू किया है। दस 2u कैसे आया भाई, 2u यू स्क्वायर से आया ना। चलो इसको ऐसे देखो, e रेज टू माइनस के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट इज माइनस के इंटू 2x इंटू ई रेज टू पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, होगा ही नहीं होगा। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर उतना ही सीखा है तो बस ये याद रख लो, अगर तुम उतना वो है तो जस्ट ये याद रख लो कि हमारे पास फॉर्मूला एंड में वो आया, ठीक है, फॉर्मूला याद रख लो, डेरिवेशन मत याद रखो। यस, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
बोलो दक्ष। Sir, where did the 3/2 वाला power go? 3/2 पावर। So जो कांस्टेंट में था m2 pi RT के हेलो, ऊपर। कौन सा 3/2 पावर? सर जो कांस्टेंट में था। तो अरे वो यार, वो थोड़ी जीरो होगा, वो कैसे जीरो हो सकता है? अगर मैं नहीं, बोलता हूँ जब हमने डिफरेंशिएट किया तो पावर वो भी तो बाहर आएगा ना, तो कांस्टेंट बाहर के आ गया साथ ना ही तो। हमने। अरे यार भाई, मैं यार क्या बात करते हो, तुमने मैथ पढ़ा नहीं है क्या? मैं बोलता हूँ हमारे पास मान लो ये 5 इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो कब होगा बताओ? इसमें 5 का क्या at 2 सिग्निफिकेंस है मुझे बताओ? at 2 5 का कुछ सिग्निफिकेंस है? नो देन सर, नहीं, मैं सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ। आपने वो लिखा नहीं था ना 2 pi RT के ऊपर जो 3/2 वो है क्या? क्या ये लिखा था? ये लिखा था हुआ है, कहाँ नहीं लिखा है? लिखा था नहीं, इसके ऊपर जो 3/2 वाला पावर है। किधर है? अच्छा वो एक, वाला। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, that। वो तो रहेगा, तो वो थोड़ी कहीं जाएगा, वो तो ऑब्वियसली रहेगा। मैं लिखना भूल गया। अच्छा, okay sir. Sir, and in the third step, like, can you explain that what you have done, please? डेरिवेशन याद नहीं रखनी है। थर्ड स्टेप में क्या मतलब? थर्ड स्टेप क्या बोल रहे हो? थर्ड स्टेप में आपने क्या किया वो आप बता सकते हो प्लीज? ये कॉमन पार्ट जो लिया? है जीरो, ये पार्ट जीरो कहाँ पर? ऑब्वियसली कॉमन लिया हमने। हाँ, कॉमन लिया। तो हमने कॉमन लिया वो। हाँ, तो 2u will be 0 at u equal to 0 and e वाला हाँ, पार्ट will ये be वाला at पार्ट इन्फिनिटी पे infinity। जीरो होगा, तो वो नहीं हाँ लेना है, हाँ, तो हमें ऑब्वियसली ये वाला पार्ट देखना है, ये कब जीरो होगा। ओके। सर नहीं समझा, हाँ, नहीं sir, कैसे आपने लाइक किया वहाँ अरे पे? कैसे आपने क्या किया मतलब? ये वाला पार्ट जीरो कब होगा? यू इक्वल टू जीरो पर, तो वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हमें पता है, हमें मैक्सिमा चाहिए कि मैक्सिमा कहाँ पर। ये वाला इन्फिनिटी पर जीरो होगा, तो ये भी हमें, इसे भी कोई मतलब नहीं है। ये वाला कब जीरो होगा ये देखना है हमें, तो वही हमने देखा है। समझ आया? हेलो, समझ आया ही नहीं? बोलो। हेलो सर। सर मैं वो सुना हाँ कि वो अपन ने यू को जीरो ले सकते थे, और मतलब इन्फिनिटी ले सकते, इन्फिनिटी भी लिया तो जीरो हो जाएगा ना इक्वेशन तो उसको अपन ने ऐसा जीरो क्यों नहीं लिया, वो अरे पूछना। तो ये फंक्शन कब कब जीरो हो सकता है? ये फंक्शन तीन जगह पे जीरो हो सकता है। एक तो जब यू जीरो हो, हाँ या फिर यू इन्फिनिटी हो, या फिर ये वाला पार्ट जीरो। ठीक है, तो यू इक्वल टू जीरो और यू इक्वल टू इन्फिनिटी का तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो हमें पता है कि वो मैक्सिमा नहीं। यू इक्वल टू जीरो पर मिनिमा है, यू इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी मतलब मिनिमा है। तो ओके मैक्सिमा कब होगा? ये वाले पार्ट में मैक्सिमा होगा। तो ये वाला ओके पार्ट जीरो कब है वो हमने निकाला है। ओके सर। एंड सर वीएमपी वो वेलिडिटी होता है, इसके लिए अपन ने यू की वैल्यू डाली ना उसमें। हाँ, यू जो आया उसी को वीएमपी बोलेंगे ना बाद में। जिस पर वो मैक्स मतलब ये वैल्यू पूरी वैल्यू जीरो, वो कौन सा आया? यू आया, तो उसी को बाद में वीएमपी बोले, बिकॉज हमने वीएमपी निकाला। हाँ बोलो। तो सर वीएमपी पीक पे होता है कि मतलब वो मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी होता है ना? अरे पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दैट इज वीएमपी। पीक पॉइंट पे नीचे लेके आना ग्राफ को। ओके सर। ये पीक पॉइंट है, इस पे ये जो नीचे लेगा ग्राफ को, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी दैट इज वीएमपी। यस सर। पीक पॉइंट पर वेलोसिटी बोला ना हमने। लिखो जल्दी।
हो गया सबका? नाउ थर्ड वाला, दैट्स यू को वीएमपी में कन्वर्ट नहीं किया भाई। जो वेलोसिटी आया है वो क्या है? इट इज रूट ऑफ 2RT बाई एम आया ना पीक पॉइंट पर, एंड वही वेलोसिटी क्या है? वीएमपी होता ही नहीं होता। हमने क्या निकाला? हमने निकाला है वीएम वो वेलोसिटी जो कि पीक पॉइंट पर है, वो निकाला है, एंड दैट इज नथिंग बट वीएमपी। उसको बाद में वीएमपी लिख दिया। नाउ थर्ड वाला जो वेलोसिटी है, इट इज एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी? तो इसको हम लिख सकते हैं वी एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी क्या है? वो सिंपल मीन जो होता है वही वाला। तो सिंपल मीन क्या होता है या सिंपल एवरेज क्या होता है? तो इट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn डिवाइड बाय, ओके, सो दैट इज सिंपल मीन। तो इसका डेरिवेशन हम नहीं बता रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, इट इज रूट ऑफ 8RT बाय पाई। ठीक है, दिस इज रूट ऑफ 8RT बाय पाई एम। हमारे पास ये तीन वेलोसिटीज आ गए, वीएमपी, वी एवरेज एंड वी आर। अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? मतलब हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है? देखो पावर में, देखो क्या है, इसकी पावर में रूट ऑफ 8/पाई है, वीआरएमएस की पावर में रूट ऑफ 3 है, और वीएमपी की पावर में रूट ऑफ 2 है ना। तो रूट ऑफ 2 वाला सबसे छोटा हुआ। तो वीएमपी सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा जो है वो होगा वी एवरेज, बिकॉज रूट ऑफ 8/पाई जो है वो 2 और 3 के बीच का है, और वी आर एम एस जो है सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम लाइक ग्राफ में इनको बताएं कि ग्राफ में कहाँ हो सकते हैं, सो ऑब्वियसली पीक पॉइंट पर तो क्या है? पीक पॉइंट पर तो वीएमपी है। ठीक है, तो इधर वीएमपी आ गया। फिर उससे ग्रेटर क्या होगा? उससे ग्रेटर होगा वी एवरेज, और सबसे ग्रेटर क्या होगा? वी आर एम एस। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास ये तीनों आ सकते हैं। अगर रेशियो की बात करेंगे तो तीनों में रेशियो क्या है? वीएमपी इज टू वी एवरेज इज टू वी आर एम एस। तो रेशियो क्या होगा? रूट ऑफ RT बाई एम तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा रेशियो? इट इज रूट ऑफ 2 इज टू रूट ऑफ 8/पाई इज टू रूट ऑफ 3। ओके, सो दैट विल इज द रेशियो ऑफ ऑल 3 वेलोसिटीज। लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? होमवर्क नहीं, सॉरी, क्वेश्चन सॉल्व करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, $48, 56, 57, ठीक है, तीनों सॉल्व करो। 48, 56, 57। बोलो दक्ष। Sir, V average will to this be for like per molecule, ना this time. तो वो तो सारे एक तरह से पर मॉलिक्यूल है ना, एवरेज वेलोसिटी तो पर मॉलिक्यूल ही है, एवरेज हो या आरएमएस हो, बट हर एक मॉलिक्यूल का वैसे इंडिविजुअल वेलोसिटी है, मतलब ऑब्वियसली वीएमपी जो है वो VRMS is also. हाँ वो तो मतलब डिफाइन तो एक तरह से पर मॉलिक्यूल ही होंगे ना, गैस का है ना वो एक्चुअली, ये जो वेलोसिटी है Yes, किसका है, गैस का है। ओके, वीआरएमएस, नहीं वीएमपी या सर, वी एवरेज क्योंकि गैस के हैं। नहीं सर, आपने बोला था कि VRMS तो गैस का कांस्टेंट रहता है ना, क्योंकि लाइक V1 इंक्रीज होगा, V2 डिक्रीज होगा। भाई तो वी एवरेज भी कांस्टेंट रहेगा, ये कैसे चेंज होगा? टेम्परेचर और मोलार मास कांस्टेंट है ना, चेंज होता दिख रहा है कहीं से? तीनों फॉर्मूले में टेम्परेचर और मोलार मास ही आ रहा है ना, तो चेंज होंगी क्या वो? Yes sir. तो फिर वो भी कांस्टेंट ही रहेंगे। Okay. बोलो हर्षिल। सर वेलोसिटी मतलब वीआरएमएस में सब वेलोसिटी ऐड हो रहा है, इसके लिए सबसे आगे ना ग्राफ में वो वेलोसिटी ऐड हो रहा है इससे आ रहा है ग्राफ में, मतलब मींस वीआरएमएस अपन वेलोसिटी को ग्राफ तीनों वेलोसिटी को कंपेयर करोगे, तीनों को, तो कौन सा बड़ा है सबसे ज्यादा? वीएमपी सबसे छोटा, फिर वी एवरेज उससे बड़ा, फिर वीआरएमएस उससे बड़ा। दैट्स व्हाई सबसे पहले हमने वीएमपी लिखा है, उसके बाद में वी एवरेज लिखा है, इधर वीएमपी लिखा है, फिर वी एवरेज लिखा है, फिर वीआरएमएस लिखा है। तीनों वेलोसिटी ऐसे ही है ना। यस सर। एंड सर ये वेलोसिटी मतलब पूरा हर मॉलिक्यूल का है ना, ये तीनों वेलोसिटी। तो ये मुझे बता कि क्लास में जो एवरेज मार्क्स की बात हम बात करते हैं, मान लो क्लास में अलग अलग स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट है, किसी का मार्क्स 4 है, किसी के 3 है, किसी के 5 है, लेकिन मैं बोलता हूँ एवरेज मार्क्स 4.5 है मान लो, तो ये एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट बोलोगे या क्लास का बोलोगे? पूरे क्लास का, मतलब एवरेज को छोड़ के वो एवरेज वीआरएमएस की के लिए। बात और करो, एवरेज की बात करो, 4.5 मार्क्स तुम्हारे क्लास का एवरेज है, तो उसको पर स्टूडेंट बोल रहे हो कि पर क्लास बोल रहे हो? वैसा ही यहाँ पर। ओके सर। और सर वीआरएमएस के लिए सेम है, सब तीनों सेम। ओके सर। बोलो। सर एवरेज के पर मॉलिक्यूल के लिए वी डू ना हाफ m VRMS स्क्वायर, तो लेकिन सर लाइक पर मॉलिक्यूल का एवरेज और टोटल मॉलिक्यूल्स का एवरेज तो
उसमें तो फर्क आएगा ना, लाइक डिफरेंट डिफरेंट इट विल बी। क्यों? हम एवरेज की बात कर रहे हैं ना, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें बताया था कि हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर हाफ mv3 स्क्वायर ऐसा काइनेटिक एनर्जी ये ऐड कर दो, पर मॉलिक्यूल। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर दो, तो यही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है ना। यस सर। तो यहाँ पर हमने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हाफ सर हाफ बट दिस विल इंटू बी एम। एवरेज के ऑफ लाइक द हाँ ऑल हाँ, तो फिर मॉलिक्यूल्स ना। हाँ, तो देन फिर एवरेज के हाफ पर हाफ मॉलिक्यूल के लिए भी यही यूज करते हैं। हाँ, तो एवरेज के ही तो हमने बोला है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ही बोला ना हमने, कुछ और थोड़ी बोला। मतलब ये देखो, ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट क्या हो गया, व्हाट इज दिस? VRMS दिस इज आरएमएस VRMS का स्क्वायर। स्क्वायर, यस यस। हाँ, सो क्या है, दिस इज हाफ एम आरएमएस स्क्वायर। तो V1 V2 V3 are like kinetic energy of मतलब velocity of the same molecule at different instants. सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट इंस्टेंट मत बोलना, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट अलग अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बोलना। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट हमारे पास मान लो n मॉलिक्यूल्स है, तो n मॉलिक्यूल्स का अलग अलग का वेलोसिटी, एक का v1 है, एक v2, एक v3, एक v, इस टाइप से। So but if we are calculating for one only, one का average के ही, तो हम सब मतलब अरे उसी यार, का तुम लेंगे ना अभी फिर। मैंने स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया, तो मुझे बताना है 4.5 मार्क्स को तू क्या बोलेगा? Average of all the students. हाँ, तो सेम चीज यहाँ पर, ठीक है, उसको एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। अच्छा ओके सर। मैं 4.5 मार्क्स अगर बोल रहा हूँ क्लास का एवरेज है, तो उसको क्लास का एवरेज भी बोला जा सकता है, एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब तू उस मार्क्स को मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करेगा, तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ओके, सो उसे क्लास का एवरेज मार्क्स भी बोला जा सकता है, या एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट भी बोला जा सकता है। तो वैसा ही यहाँ पर है, काइनेटिक एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। बट हमने पर मॉलिक्यूल क्यों बोला? क्योंकि पर मोल भी हम बाद में एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, जब हम टोटल नंबर मतलब एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल एंड पर मॉलिक्यूल बोथ आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई हमने वहां पर मॉलिक्यूल की जनरली बात करी, अदरवाइज बोथ आर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। यस हर्षिल।
आया क्या आंसर? चलो कहा देते हैं, बाद में टाइम हो जाएगा। सो 48 में क्या है? टेम्परेचर एट विच H2 हैज सेम RMS स्पीड एज दैट ऑफ O2 एट NTP। तो देखो RMS स्पीड सेम होना चाहिए, मतलब रूट ऑफ 3RT/m सेम होना चाहिए। तो H2 का क्या होगा? तो H2 का 3 इंटू R, R से R तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R ही रहने दो, इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर को T ले लेते, डिवाइड में मोलार मास ऑफ H2 क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 3R इंटू टेम्परेचर क्या है O2 का, NTP बोला है, NTP मतलब 273 केल्विन है ना, केल्विन में टेम्परेचर लेना है, डिवाइड बाय मोलार मास कितना, मोलार मास O2 का 32। ठीक है, सो रूट ऑब्वियसली रूट के अंदर वाला पार्ट सेम होना चाहिए, सो 3R से 3R कैंसिल आउट, तो T/2 इक्वल टू क्या आना चाहिए? इट शुड बी 273/32। हम बोल सकते हैं कि जो T है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑब्वियसली, देखो 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो टेम्परेचर क्या आना चाहिए? 273/16 कितना हुआ? ये हमारे पास आ गया 17 केल्विन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 54 नेक्स्ट हमने दिया यहाँ पर कौन सा? 56। तो 56 में क्या है? लेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T डिग्री इज V0। सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है? VMP इज रूट ऑफ 2RT/m। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें दी है V0, सो ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सो 2 इंटू R, टेम्परेचर कितना बोला है? टेम्परेचर बोला है T+273। ओके, डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया, दैट्स व्हाई +273 किया है, डिवाइड बाय मोलार मास, तो मोलार मास H2 का क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ से V0 क्या आया? इट इज R इंटू T+273। ओके, सो दिस इज V0। क्या बोला? सपोज ऑल द मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू एटम्स, तो जब सारे मॉलिक्यूल एटम्स में डिसोसिएट हो गए तो ऑब्वियसली मोलार मास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बिकॉज अभी H2 नहीं रहा, वो क्या हो गया? H हो गया, तो H का तो 1 होता है। तो वो बोल रहा है कि RMS स्पीड क्या होगा? तो RMS क्या है? इट इज रूट ऑफ 3RT/m। तो रूट ऑफ 3R, टेम्परेचर अभी क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि 2T+273, तो 2T+273 डिग्री सेल्सियस में केल्विन के लिए क्या करें? 273 और ऐड कर देंगे, डिवाइड में मोलार मास अभी क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, सो ये क्या आया? दिस इज 3R। इसके अलावा ये अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया? ये हमारे पास आ गया T+273 का 2 टाइम्स। ओके, अब देखो यहाँ पर हम ऊपर से रूट ऑफ R इंटू T+273 को क्या लिख सकते हैं? V0 लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे पास आ गया 6 टाइम्स ऑफ V0, रूट ऑफ 6 टाइम्स ऑफ V0। ठीक, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 56। देन क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 में क्या दिया है? An ideal gas molecule is present at 27 डिग्री सेल्सियस, तो इनिशियली 27 डिग्री पर थे, by how many degrees centigrade its temperature should be raised so that its VMP, VRMS and V average all may double। ठीक है, तो सारी वेलोसिटी डबल हो जानी चाहिए। तो देखो क्या है, हमें पता है कि जितनी भी वेलोसिटी हैं उनमें क्या आ रहा है, चाहे VRMS ले लो, कोई भी ले लो, एक कोई भी ले लेते हैं, तो सभी में ऐसा ही है कि रूट ऑफ RT/m आ रहा है ना, जैसे VRMS में हम लेंगे तो रूट ऑफ 3RT/m आएगा, तो वेलोसिटी डबल हो जानी चाहिए, मतलब V2/V1 अगर हम करेंगे तो वो 2 होना चाहिए। अब देखो टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो इट शुड बी रूट ऑफ T2/T1, है ना, बाकी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, R और M वगैरह, जस्ट टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो रूट ऑफ T2/T1 जो है 2 आना चाहिए, ये स्क्वायर कर दिया तो T2 जो है होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ T1। तो इनिशियल टेम्परेचर वॉज
-27 डिग्री मीन्स 300 केल्विन। तो वो जो फाइनल टेम्परेचर वो 1200 केल्विन होना चाहिए। ओके, तो कितना डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया? तो इनिशियल हमारे पास 1200 केल्विन है, मतलब 927 डिग्री सेल्सियस है। तो कितना सेल्सियस हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे? 927 माइनस 27 मीन्स 900 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे। ओके, सो टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करना है? 900 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना। ओके, so that's it. now होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में 45 to 71 ये आज का होमवर्क होगा। 45 to 71। लास्ट वाला सब में क्या है, हमें वीएमपी दिया है। वीएमपी जो है वो क्या दिया है? वी नॉट दिया है। तो वीएमपी क्या होता है? रूट ऑफ 2RT/m होता है ना। टेम्परेचर केल्विन में लेना है तो टी डिग्री सेल्सियस में था, केल्विन के लिए +273 कर दिया। इसके अलावा मोलार मास 2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वी नॉट आ गया। बाद में VRMS हमें निकालना है किसका? एटम्स का। तो एटम्स निकालना है तो वहां पर मोलार मास को 1 लेंगे क्योंकि अभी हाइड्रोजन एटम आ गया है। इसके अलावा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया कितना? डिग्री सेल्सियस में दिया 2T + 273। केल्विन के लिए +273 और ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया? दिस इज T + 273 का 2 टाइम। ओके, तो यहाँ पर रूट ऑफ R इंटू T + 273 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या आ गया? V नॉट के इक्वल आ गया। तो 3 इंटू 2 क्या हो गया? √6 हो गया ना। ये रूट के अंदर है ये। 3 इंटू 2 का रूट मतलब √6 इंटू V नॉट। क्लियर है? ओके, तो ये हमारे पास हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। नाउ आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। । 57 में क्या है? उसने बोला कि हर जो वेलोसिटी है वो डबल होना चाहिए। कोई भी वेलोसिटी ले लो, तो मान लो हमने VRMS ले लिया तो वो डबल होना चाहिए। तो V2/V1 क्या है? 2। यहाँ पर R और M कैंसिल आउट हो गया बिकॉज जस्ट टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। रूट ऑफ T2/T1 जो है वो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। V2/V1 जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ T2/T1 और वो 2 आना चाहिए। तो स्क्वायर कर दो तो T2 क्या आ गया? 4 टाइम्स ऑफ T1। नाउ इनिशियल टेम्परेचर इज 300। टेम्परेचर केल्विन में लेना है तो 300 केल्विन मतलब 1200 केल्विन हो गया 4 से मल्टीप्लाई करके, या फाइनल टेम्परेचर 1200 केल्विन मतलब 927 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो टेम्परेचर कितना बढ़ाया हमने? कितना इंक्रीज किया? पहले 27 डिग्री था, बाद में 927 डिग्री हो गया, तो 900 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ओके, तो बोलो। सर 57 में दिया में वेलोसिटी में डबल इसके अपन ने V2/V1 = 2 लिया ना। हाँ, ओके सर। ठीक है। सो आज का लेक्चर में यहीं पे एंड करेंगे। बाय, टेक केयर।